फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं। कादसा क्या होता है? तो कादसा एक सेक्शन होता है जो इम्पोज किया जाता है वैसे कंट्रीज़ पे, जहाँ से आप कुछ भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन है, तो अगर रशिया पे कादसा लगा हुआ है तो वहाँ से हम लोग कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो रिसेंटली जो है यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, वो अप्रूव किया है एक अमेंडमेंट नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को, कि ये प्रपोज किया है कि इंडिया स्पेसिफिक वेबर अंडर द काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, मतलब कादसा एक्ट, ये जो है वो इंडिया को अलाउ करेगी कि वो फ्री परचेज करे रसिया से S-400 मिसाइल सिस्टम विदाउट द फियर ऑफ अमेरिकन सैंक्शन। मतलब अभी क्या है, रसिया पे कादसा लगा हुआ है, तो अगर इंडिया उससे कुछ भी लेता है तो इंडिया पे भी कादसा लगने का डर है। तो इसलिए अभी ये फ्रीली अलाउ कर दिया गया है कि रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है विदाउट अमेरिकन सैंक्शन के फेयर के लिया जा सकता है। और ये जो अमेंडमेंट है वो अर्ग करता है US एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसका अथॉरिटी यूज़ कर सके, ताकि वो इंडिया को कादसा वेवर जो है वो उसमें हेल्प कर सके, और जैसे चाइना है। ठीक है। कादसा के बारे में आप लोग को अगर समझ में आ गया होगा तो, अगर नहीं आया तो फिर से जान लीजिए कि US का लॉ है। ठीक है। कादसा एक लॉ है जब US में 2017 में ये आया था, और ये था उस कंट्री को पनिश करने के लिए था जिसका डीप इंगेजमेंट है रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ। ठीक है। इकोनॉमिक सैंक्शन ये सब लगा के इस तरह से, तो यही था वो। तो आप अगर ये है तो कादसा क्या है? तो कादसा एक लॉ है जो US के द्वारा इम्पोज किया गया। अब देखिए, रसिया का S-400 मिसाइल सिस्टम क्यों है न्यूज़ में, क्या है ये? तो ये एक मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये रशिया के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ये सबसे डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज SM है वर्ल्ड में, और इसको US डेवलप्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम से भी ज़्यादा अच्छा माना जाता है S-400 मिसाइल सिस्टम को, और ये रशिया का है। इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइना भी इस सिस्टम को बाई कर रहा है। तो 2015 में चाइना एक एग्रीमेंट साइन किया था रसिया के साथ कि वो 6 बटालियन इस सिस्टम का वो खरीदेगा। तो इसका डिलीवरी शुरू हो गया था जनवरी 2018 में। चाइना जो था वो S-400 सिस्टम को एक गेम चेंजर देखा। ठीक है। और इसका जो इफेक्टिवनेस इंडिया के अगेंस्ट जो है वो लिमिट कर दिया। इंडिया एक्विजिशन क्रूशियल है टू काउंटर अटैक इन अ 2 फ्रंट वार इंक्लूडिंग इवन हाई एंड F-35 US फाइटर। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, दूसरा है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। दूसरा जो करंट अभी न्यूज़ है वो है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल। तो ये मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूज़ में है? चलिए ये देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लान किया है टू ऑफर एटलीस्ट 2 हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट टू प्राइवेट प्लेयर्स यूजिंग द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल अंडर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ड्यूरिंग द 3rd क्वार्टर ऑफ 2022। मतलब कि NHAI जो है वो प्लान किया है कि वो ऑफ़र करेगा एटलीस्ट 2 हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट। ठीक है। वो प्राइवेट प्लेयर्स को ये अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट जो है ऑफ़र करेगा, और उसमें वो यूज़ करेगा BOT मॉडल। ठीक है। BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल, और ये जो है वो किसके अंतर्गत ये काम होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में होगा, और ये 2022 के 3rd क्वार्टर में होगा। 3rd क्वार्टर मतलब कि तीसरे 3 मासिक में होगा। ठीक है। तो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल होता क्या है, इसके बारे में आइए सबसे पहले जानते हैं। BOT मॉडल के अंदर एक प्राइवेट प्लेयर जो है वो ग्रांट किया जाता है। ठीक है। अ कंसेशन टू फाइनेंस, अ प्राइवेट प्लेयर इज़ ग्रांटेड अ कंसेशन टू फाइनेंस बिल्ड एंड ऑपरेट अ प्रोजेक्ट। ठीक है। एक प्राइवेट प्लेयर को कंसेशन दिया जाता है कि वो फाइनेंस करे, बिल्ड करे और ऑपरेट भी करे उस किसी प्रोजेक्ट को, और उसको टाइम लिमिट दिया जाता है। ठीक है। उस कंसेशन पीरियड में 20 या 30 ईयर टाइम लिमिट दिया जाता है, विद द डेवलपर रिकूपिंग द इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ यूजर चार्जेज और टोल्स चार्ज फ्रॉम कस्टमर्स यूजिंग द फैसिलिटी एंड देयर बाय टेकिंग ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। मतलब कि BOT मॉडल में एक प्राइवेट प्लेयर को ही सब कुछ करने के लिए दिया जाता है विद इन अ टाइम लिमिट। ठीक है। ये एक कन्वेंशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है, जिसमें एक प्राइवेट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि इसमें पब्लिक क्या करती है? प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट को, मतलब कि एक गवर्नमेंट जो है वो किसी प्राइवेट को एक निश्चित टाइम के लिए वो प्रोजेक्ट दे देगी हैंडल करने के लिए। ठीक है।
और वो जो प्राइवेट होते हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, बिल्ड करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, और फिर वो फैसिलिटी जो है वो पब्लिक सेक्टर में वो दे देते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि किसी चीज़ प्रोजेक्ट पे काम करना है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी एक प्राइवेट कंपनी को चुनेगी, फिर उसको बोलेगी कि आप ही इस पे काम कीजिए, फिर जो फ़ायदा होगा उसको बाद में पब्लिक सेक्टर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। The government has decided to assess the revenue potential of a project every 5 years during the concession period as against every 10 years earlier। तो अब क्या था, पहले था कि 10 साल का था ड्यूरेशन, और अब क्या हो गया है कि हर 5 साल होगा। ठीक है, देखिए वर्किंग प्रोसेस इसमें कैसे है। एक प्राइवेट कंपनी जो है वो एग्री करता है गवर्नमेंट को कि वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद जो कंपनी है वो सिक्योर करता है अपना फाइनेंसिंग और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब ऑपरेट कैसे होता है, प्राइवेट डेवलपर देन ऑपरेट। उसके बाद जो प्राइवेट डेवलपर होते हैं उसके बाद उसको ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं और मैनेज करते हैं फैसिलिटी को, और उस एक पार्टिकुलर पीरियड के लिए उसको मैनेज करते हैं। और जब वो कंसेशनरी पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी अपना ओनरशिप और ऑपरेशन जो है फैसिलिटी का वो गवर्नमेंट को दे देते हैं। मतलब कि प्रोजेक्ट पर काम कौन करता है, प्राइवेट कंपनी। प्रोजेक्ट पे ऑपरेट कौन करता है, प्राइवेट कंपनी। और एक रिकॉन्सेशन पीरियड के बाद जब उसका काम ख़त्म नहीं, प्रोसेस में ही होता है, तो फिर वो अपना ओनरशिप गवर्नमेंट को दे देता है। ठीक है, बीओटी मॉडल जो है उसका एडवांटेजेस क्या है और चैलेंजेस क्या है। तो एडवांटेजेस ये है कि गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ प्राइवेट सेक्टर को, क्योंकि गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना है, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया तो प्राइवेट सेक्टर को करना है। तो प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस भी मोबिलाइज कर रहा है, बेस्ट मैनेजमेंट स्किल अपना यूज़ करके कंस्ट्रक्ट भी कर रहा है, ऑपरेट भी कर रहा है, प्रोजेक्ट को मेंटेन भी कर रहा है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है उसमें एफिशिएंसी होती है, क्वालिटी होती है। ठीक है, बीओटी एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर देता है, इंसेंटिव्स भी देता है कि इफ़िशेंसी जो है, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आउटपुट ओरिएंटेड टारगेट, ये सब लेकर चलता है प्राइवेट। तो एक ओवरऑल अगर मान लीजिए तो प्राइवेट सेक्टर को बीओटी जो है वो ओवरऑल एक गवर्नमेंट के लिए एक बेनिफिशियल के रूप में यूज़ होता है, मतलब कि फ़ायदे का ही चीज़ है। रिस्क ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा शेयर हो रहा है, मतलब कि प्राइवेट सेक्टर अपना फाइनेंस लगा रहा है तो एक तरह से रिस्क उसके साथ भी शेयर हो रहा है। चैलेंज क्या है, देयर इज अ प्रॉफिट एलिमेंट इन द इक्विटी पोर्शन ऑफ द फाइनेंसिंग विच इज़ हायर देन द डेप्ट कॉस्ट। दिस इज़ द प्राइस पेड फॉर पासिंग द रिस्क टू द प्राइवेट सेक्टर। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है, डेप्ट कॉस्ट से ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो ये प्राइस जो है पास होगा प्राइवेट सेक्टर में, बहुत लंबा टाइम ले सकता है। ठीक है, टू कंसिडरेबल अपफ्रंट एक्सपेंसेस टू प्रिपेयर एंड क्लोज अ BO2 फाइनेंसिंग डील एज इट इन्वॉल्व मल्टीपल एंटिटी एंड रिक्वायर ए रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क दैट द BOT में नॉट बी सुटेबल फॉर अ स्मॉल प्रोजेक्ट। अब BOT है तो वो बहुत लंबा टाइम लेगा, तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि BOT जो मॉडल है उसको छोटे प्रोजेक्ट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब देखिए क्या होता है, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को शॉर्ट में PPP बोलते हैं। एक अरेंजमेंट होता है, जैसे कि अब पब्लिक है, प्राइवेट है, तो टर्म से ही पता चल रहा है कि ये गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट सेक्टर है। और ये किसके लिए यूज़ होता है, पब्लिक सर्विस देने के लिए होता है। PPP प्रोजेक्ट जो है वो किस इश्यूज में फंस गया, जैसे कि एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, पहले से जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कुछ डिस्प्यूट हो गया, नॉन अवेलेबिलिटी, कैपिटल नहीं है, ठीक है, रेगुलेटरी हर्डल्स, ये सब चीज़ में इसको प्रॉब्लम होती है। तो ये था आपका BOT मॉडल। अब देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। योजना जो भी होता है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स जो होते हैं, करंट अफेयर्स में योजना से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में ये रिसेंटली जो है 2019-20 में के बाद ये न्यूज़ में आया था। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो था वो रिटर्न की क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम दिया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए जानते हैं कि क्या होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 2016 में लॉन्च हुआ था और ये एडमिनिस्टर्ड हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ये नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को रिप्लेस किया है और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को भी इसने रिप्लेस किया है। फार्मर जो होते हैं इसमें
अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कौन उठा सकता है? तो इसमें फार्मर्स लाभ उठा सकते हैं, जो शेयर क्रॉपर होते हैं, जो टेनेंट फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जो नोटिफाइड क्रॉप नोटिफाइड एरिया में मतलब कि एक खास एरिया में एक खास पार्टिकुलर क्रॉप जाते हैं, वो इनको इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये इसका उद्देश्य है कि ये इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा फार्मर को जब क्रॉप फेल हो जाएगा, ठीक है, जब फसल की बर्बादी होगी किसी भी नेचुरल कलामिटी से, किसी पेस्ट से, मतलब कीड़ा मकोड़ा से या फिर कोई बीमारी से, तो उसमें इसको इंश्योरेंस मिलेगा फार्मर लोग को। यूनिफॉर्म प्रीमियम जो होगा वो 2% होगा टू बी पेड बाय फार्मर फॉर ऑल खरीफ क्रॉप एंड 1.5 फॉर ऑल रबी क्रॉप। मतलब कि फार्मर जब इंश्योरेंस हम लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो 2% प्रीमियम जो है वो फार्मर्स के द्वारा पेड किया जाएगा खरीफ क्रॉप पे और 1.5 रबी क्रॉप पे। एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो हैं उसके लिए जो प्रीमियम होगा वो 5% होगा सिर्फ। Premium rates to be paid by farmers are very low and the balance premium will be paid by the government to provide full insured amount to the farmer against crop loss on account of natural calamity। प्रीमियम रेट इसमें फार्मर्स के द्वारा बहुत ही कम होगा और जो क्रॉप लॉस होगा तो फुल इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो दे दिया जाएगा अगर नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण कोई भी क्रॉप का फेल होता है। तो कोई अपर लिमिट नहीं है गवर्नमेंट सब्सिडी का इसमें। अगर बैलेंस प्रीमियम 90% है तो ये फिर गवर्नमेंट के द्वारा ही होगा। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप जो है इसमें यूज़ होता है। ये इससे क्या होता है कि फार्मर्स का इजी इनरोलमेंट होता है। फिर इससे क्या है कि क्रॉप लॉस का रिपोर्ट आपको 72 आवर ऑफ ऑकरेंस ऑफ एनी इवेंट हुआ तो उसके बाद आपको इजी से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स इसमें यूज़ हो रहा है। PMFBY पोर्टल जो है उससे लैंड का रिकॉर्ड का इंटीग्रेशन होगा, सारे लैंड के रिकॉर्ड से ये सब मिल जाएंगे। इसमें जो रिसेंट चेंज हुआ है स्कीम जो था ये पहले लोनी फार्मर्स के लिए बहुत मैंडेटरी था, लेकिन 2020 में सेंटर इसको चेंज कर दिया और फार्मर के लिए ऑप्शनल बना दिया। तो पहले था कि सारे फार्मर्स को ये लोन लेना है, मतलब लोन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, बट अब क्या है कि चेंज कर दिया है। सेंटर फरवरी 2020 में डिसाइड किया कि इसका जो प्रीमियम है उसको लिमिट कर दिया जाए 30% फॉर अनइरिगेटेड एरिया, मतलब जहाँ पे पटवन नहीं होती है वहाँ के लिए इसको 30% तक प्रीमियम सब्सिडी लिमिट कर दिया गया और 25% इरिगेटेड एरियाज़ के लिए लिमिट कर दिया गया। तो ये है आपका PM फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपका, अच्छा, UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया था वो देख लीजिए। रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस स्टेटमेंट को आप पढ़िए। अंडर दिस स्कीम फार्मर विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ 2% फॉर एनी क्रॉप दे कल्टिवेट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। मतलब कि इस स्कीम के अंतर्गत फार्मर को जो है यूनिफॉर्म प्रीमियम भरना पड़ेगा 2% किसी भी क्रॉप के लिए। दिस स्कीम कवर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, और फसल होने के बाद के जो लॉस होते हैं इस स्कीम में वो सारे लॉस आते हैं जो साइक्लोन से होते हैं और अनसीजनल रेन, मतलब कि अगर बरसात अनसीजनल हुई तो उससे जो लॉस होता है वो चीज़ें आती हैं। तो इसमें कौन सा सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ गिवन आर करेक्ट? तो पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि 2% यूनिफॉर्म ये बोल रहा है कि सारे क्रॉप पे, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरा जो है वो आपका सही है क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस डिजीज़ की वजह से हो, पेस्ट की वजह से हो। तो इसका आंसर क्या है आपका 2 ओनली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज जो है वो नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा जो होते हैं, पेस्ट्स के द्वारा। पेस्ट मतलब आप समझते कीड़ा जैसे हो गया, ग्रास हॉपर्स बहुत लंबे तादाद में आते हैं, फिर उसको बर्बाद करके चले जाते हैं, तो वो पेस्ट हो जाते हैं। और डिजीज़ मतलब बीमारियाँ, तो ये आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड बाय फार्मर फॉर ऑल खरीफ क्रॉप, सिर्फ खरीफ क्रॉप के लिए 2% है, 1.5% है रबी क्रॉप के लिए। अब देखिए ट्रॉपिकल ओजोन होल, ट्रॉपिकल ओजोन होल, ओजोन के बारे में तो आप सभी को पता है। ओजोन एक लेयर है जो अल्ट्रावायलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि रिसेंट स्टडी में ये देखा गया है कि एक न्यू ओजोन होल जो है वो ट्रॉपिक एरियाज़ के ऊपर डिटेक्ट हुआ है 30 डिग्री साउथ 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो इस स्टडी में क्या खुलासा हुआ है कि ट्रॉपिकल ओजोन होल जो है वो 7 टाइम लार्जर है अंटार्कटिका से।
ठीक है। अंटार्कटिका जो है उससे कितना टाइम्स लार्जर है, 7 टाइम। और ये जो है सारे सीज़न में अपीयर हो रहा है। जैसे कि अंटार्कटिका में जो है वो सिर्फ बसंत के टाइम में दिखता है होल, लेकिन ये जो ट्रॉपिकल ओजोन होल है वो सारे सीज़न में दिख रहा है। ट्रॉपिकल ओजोन होल जो है वो 50% ऑफ अर्थ सरफेस है और ये ग्लोबल कंसर्न है क्योंकि इसके साथ रिस्क है। ओजोन में होल है तो रिस्क तो है। इससे स्किन कैंसर होने का डर है, कैटरैक्ट होने का डर है और बहुत सारे निगेटिव इफ़ेक्ट होने का डर है। ओजोन लेयर के बारे में हम जानते हैं, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट है अर्थ पे, इसका फॉर्मूला O2 होता है। ठीक है। बहुत सारा ओजोन जो है वो हाई एटमॉस्फेयर में होता है, 10 to 40 किलोमीटर अर्थ सरफेस में। और ओजोन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, गुड ओजोन होते हैं, बैड ओजोन होते हैं। ओजोन नेचुरली जो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर पे रहते हैं वहाँ पे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं। गुड ओजोन जो होता है वो गैजुअली मैन मेड केमिकल से, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसिड से निकलता है, फ्रिज से निकलता है, उससे क्या है बर्बाद हो जाता है। ठीक है। बैड ओजोन होता है अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर में, ग्राउंड लेवल पे। ठीक है। और ये फॉर्म होता है पॉल्यूटेंट्स जो कार से, पावर प्लांट से, सबसे होते हैं। सरफेस लेवल ओजोन जो होता है वो एयर पॉल्यूटेंट, एक हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट माना जाता है। यहाँ पे आप फिगर देख लिए, ओजोन इन द लो जोन स्ट्राटोस्फेयर में प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर में डेंजरस ग्राउंड लेवल ओजोन होता है। पॉल्यूशन प्लस हीट एंड सनलाइट जो है वो ओजोन को फॉर्म करता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण मेनली क्या है, CFCs है, जो धुआं निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब है। HCFC है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। उसके बाद जब हम ओजोन लेयर डिप्लीट करेंगे, ओजोन लेयर को बर्बाद करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बहुत सारे हेल्थ इशू होता है। नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर होता है। ठीक है। उससे कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है। प्लांट पे भी इसका इफेक्ट देखा जा सकता है। प्लांट ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है UV रेडिएशन से। न्यूट्रिएंट्स कम बनेगा प्लांट्स में। मैरीन जो है, सी जो है, सी में फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, मतलब उसके जो प्लांट्स होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। वो जो है एक्वेटिक फूड वेब बनाते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगा। बायोजियोकेमिकल साइकिल पे भी इसका इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये सब। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। देखिए ओजोन लेयर से क्या क्वेश्चन आया हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल्स जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है वो कंट्रोल करता है और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से वो रिलेटेड होता है। देखिए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो है इसको यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, ये जो है वो डेलीगेट्स का गैदरिंग था 44 नेशन से और फिर 1944 में मिला था। ये जो था इसलिए मिला था क्योंकि नया रूल बनाने के लिए पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वो था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, तो ताकि अर्थ का ओजोन लेयर जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो UNFCCC से रिलेटेड है, जो कि आपका इंटरनेशनली बाइंडिंग CSC ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। और नागोया प्रोटोकॉल जो है वो जेनेटिक रिसोर्स से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है। इसमें टॉप परफॉर्मर में आइसलैंड और वर्स्ट परफॉर्मर में अफगानिस्तान। इंडिया का रैंक है 135। Y3023 दुनागिरी। अब देखिए ये क्या है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के लॉन्च किए हैं Y3023 दुनागिरी। एक प्रोजेक्ट है 17A फ्रिगेट बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड इन कोलकाता। तो क्या है ये Y3023 दुनागिरी जो है फोर्थ शिप ऑफ प्रोजेक्ट है 17A फ्राइगेट्स। ठीक है। फोर्थ शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट्स। ये जो है वो नेम किया गया आफ्टर अ माउंटेन रेंज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक माउंटेन रेंज है, उसी के नाम पे इसको रखा गया है दुनागिरी। दुनागिरी एक री इनकारनेशन है। री इनकारनेशन मतलब कह सकते हैं कि फिर से अवतार। इनकारनेशन का मतलब होता है अवतार। तो फिर से किसी का नामकरण किया गया है। ठीक है। ऑफ द एस्टवर्ड दुनागिरी द लिएंडर क्लास ASW फ्रिगेट
which in her 33 year of service has witnessed various challenging operation and multinational exercises। देखिए इसका फिगर देख लीजिए। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स है क्या ये जानते हैं। प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स जो है वो फॉलो ऑन ऑफ द P-17 फ्रिगेट्स है, सिवियरली क्लास विद इम्प्रूव्ड स्टेल्थ फीचर, एडवांस्ड वेपन एंड सेंसर एंड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये जो है आपका वेपन, एडवांस्ड वेपन जो है, इम्प्रूव्ड स्टेल्थ फीचर, इससे रिलेटेड है। There will be 7 frigates built under P-17A for the Indian Navy which will be equipped with advanced stealth capability। अब जो है 7 फ्रिगेट्स बिल्ट अंडर P-17A होगा इंडियन नेवी के लिए, जिसमें फुल्ली इक्विप्ड होगा, मतलब कि वेपन होंगे उसमें एडवांस्ड तरह के। और ये जो होगा वो होगा 4 एट मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स मुंबई और 3 जो होगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड होगा। मतलब ये नेवी से रिलेटेड है, वेपन सिस्टम है एक, आप बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट है आपका फर्स्ट 3 शिप अंडर प्रोजेक्ट 17 जो थे वो INS नीलगिरी थे, INS हिमगिरी थे और INS उदयगिरी थे। ठीक है, चलिए NIRF रैंकिंग 2022। NIRF क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो व्हाट इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क? क्या है ये? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो अप्रूव किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एस्टवाइल मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सितंबर 2015 में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा अप्रूव किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, सितंबर 2015 में। ये फर्स्ट एवर एफर्ट था गवर्नमेंट के द्वारा टू रैंक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उसको रैंक करने का पहला एफर्ट था गवर्नमेंट का। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग समझ में आ गया, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एक रैंक प्रोवाइड करता है। पार्टिसिपेशन इन NIRF वॉज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गवर्नमेंट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन 2018। और इस NIRF में जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो रहे हैं, रन हो रहे हैं 2018 में, इनको कंपलसरी कर दिया गया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसका जो असेसमेंट जो होता था, मतलब किस चीज़ 5 पैरामीटर पे इनका असेसमेंट होता था। मतलब कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे उनको रैंक किस आधार पे दिया जाता था? तो इसमें 4 चीज़ देखा जाता था, 5 चीज़ देखा जाता था। पहला था टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्स, TLR, मतलब कैसे टीच कर रहे हैं, कैसे लर्न हो रहा है, क्या रिसोर्स हैं। दूसरा है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अब मैं फिर उस इंस्टीट्यूट में क्या रिसर्च हो रहा है, क्या प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो रहा है। उसके बाद ग्रेजुएशन आउटकम, और उसके बाद आउटरीच यानी इंक्लूसिविटी, और फिर पीयर परसेप्शन। ठीक है, 11 कैटेगरी, बेस्ट इंस्टीट्यूशन अक्रॉस 11 कैटेगरीज आर लिस्टेड आउट। और 11 कैटेगरी था जिसमें बेस्ट इंस्टीट्यूशंस को लिस्ट किया जाता था। ये था ओवरऑल नेशनल रैंकिंग, यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, आर्किटेक्चर, डेंटल और रिसर्च। मतलब इतने तरह के कैटेगरी वाले कॉलेज को इसमें लिस्ट किया जाता था। रीजन क्या था लॉन्च का? सब्जेक्टिविटी इन द रैंकिंग मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लेड इंडिया टू स्टार्ट इट्स ओन रैंकिंग सिस्टम फॉर इंडियन HELs ऑन द लाइन ऑफ शंघाई रैंकिंग्स। ठीक है, तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक से प्रेरित होकर के ये इंडिया ने अपना निकाला था। लॉन्ग टर्म प्लान NRF का था कि इंटरनेशनल लेग टेबल एक बनाएं। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन इसमें 7000 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूट थे। क्या था हाईलाइट रैंकिंग का? मतलब है व्हाट आर द हाईलाइट ऑफ द रैंकिंग 2022? तो ओवरऑल है IIT मद्रास, IISc बैंगलोर एंड IIT बॉम्बे द कंट्रीज टॉप 3 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। मतलब IIT मद्रास और IISc बैंगलोर और IIT बॉम्बे को अभी पहला 3 हायर एजुकेशन में माना जाता है। यूनिवर्सिटी में IISc बैंगलोर टॉप्स द कैटेगरी, और IISc बैंगलोर जो है वो इस कैटेगरी में टॉप करता है। कॉलेजेस में मिरांडा कॉलेज रिटेन फर्स्ट पोजीशन अमंग कॉलेज फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर, फॉलोड बाय हिंदू कॉलेज, और उसके बाद दिल्ली और प्रेसिडेंसी कॉलेज चेन्नई। रिसर्च इंस्टीट्यूशन में IISc बैंगलोर रैंक है बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसके बाद IIT मद्रास है। उसके बाद इंजीनियरिंग में IIT मद्रास जो है वो नंबर 1 है। मैनेजमेंट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद जो है वो 1
है और उसके बाद IIM बेंगलोर है। मेडिकल में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, न्यू दिल्ली ऑक्यूपाई करता है टॉप स्लॉट मेडिकल के लिए। और फार्मेसी में जामिया हमदर्द टॉप करता है फार्मेसी लिस्ट में। आर्किटेक्चर में IIT रुड़की है, टेक्स द टॉप स्लॉट फॉर द सेकेंड टाइम। और लॉ में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है बेंगलोर, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। और डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस चेन्नई को फर्स्ट रैंक मिला। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफ़ी न्यूज़ में है। ओनली 4 फीमेल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर लेफ्ट इन गुजरात। ये एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, सिर्फ 4 फीमेल बच गई ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। और अब 2018 काउंट के अनुसार 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से भी कम है, जिसमें से 122 राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आइए जानते हैं। ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है और इसको इंडिया का सबसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड में रखा गया है। ये फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पेसी है और ये हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इसका पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान और गुजरात में मेनली है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। इसको ये जो बंदर है ये जो बर्ड है वो कांस्टेंट थ्रेट में है। क्योंकि कॉलिजन जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसकी वजह से जो कॉलिजन होता है लाइंस का, फिर हंटिंग की वजह से ये जो है वो काफ़ी कम पाए जाने लगे हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस से इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मेजर्स जो है टू इसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम लिया गया, नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान है, कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और इको फ्रेंडली मेजर्स हैं। अब देखिए दूसरा है सोडियम आयन बैटरी। सोडियम आयन बैटरी क्यों न्यूज में है? रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन US साइंटिस्ट डेवलप किया एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली टू मेक सोडियम आयन बैटरी मोर कमर्शियली वायबल। आपको याद रखना है सोडियम आयन बैटरी जो है वो कहाँ से आके आया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन से। तो इसमें है कि स्टडी कंक्लूडेड दैट विद द हेल्प ऑफ नोवेल इलेक्ट्रोलाइट एम्बिएंट टेम्परेचर सॉलिड स्टेट सोडियम सल्फर बैटरी टेक्नोलॉजी कैन बी एम्प्लॉयड फॉर ग्रिड लेवल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ग्रिड लेवल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए ये ज़रूरी है। सोडियम आयन मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोड के बीच, ठीक है, और कैथोड जो होता है बैटरी का वो सोडियम से बनता है। तो ये था अब तक का आपका करंट न्यूज़, ठीक है, और इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।